नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त नागेश गहलोत आज उपस्थित हुआ हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, आज की कक्षाओं में अब और रिक्त स्थान दिया है, शिक्षार्थियों का स्वागत होता है। कौन से आज की कक्षा के आज की परिप्रेक्ष्य में बात की गई है, तो किन शिक्षार्थियों का स्वागत होता है? देखिए, प्रतिभाशाली होगा, विविध होगा, प्रतिभाशाली होगा। देखिए, प्रतिभाशाली यहाँ पर दो दिए हुए हैं, एक टैलेंटेड और एक गॉड गिफ्टेड होता है, गिफ्टेड, और चौथा है स्पेशल नीड्स। तो देखिए, किन छात्रों का आज की कक्षाओं में, मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में बात की गई है, तो किन छात्रों का आज की कक्षाओं में स्वागत होता है? क्या प्रतिभाशाली? तो ये एक तरफा बात हो जाएगी, मतलब जो प्रतिभाशाली नहीं है, जो सामान्य है और जो मंदबुद्धि के हैं, उनके साथ क्या हो जाएगा? उनके साथ अच्छा नहीं बर्ताव नहीं होगा, तो प्रतिभाशाली हमारा कट जाएगा। यहाँ पर प्रतिभाशाली एक और दिया है, तो ये भी कट जाएगा। और विशेष ज़रूरतमंद बच्चों का ही स्वागत करेंगे, तो फिर सामान्य बच्चे और प्रतिभाशाली बच्चे कहाँ जाएंगे? इसलिए इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि विविध। तो विविध प्रकार के जो बच्चे होते हैं, उसमें वंचित वर्ग के बच्चे भी आ गए, उसमें प्रतिभाशाली बच्चे भी आ गए, उसमें विशिष्ट ज़रूरत के बच्चे भी आ गए, और विविध प्रणालियों से के माध्यम से उनको सिखाया जाता है, और विविध प्रकार के बच्चे होते हैं आज की कक्षाओं में, उनका स्वागत होता है। यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा विविध। अगला प्रश्न है कि नींद की अल्पावधि कमी शिक्षार्थियों को प्रभावित करती है। अगर शिक्षार्थी नींद कम ले रहा है, तो वो किसको प्रभावित करेगी? क्या वजन में वृद्धि हो जाएगी उसके? क्या मधुमेह का खतरा बढ़ जाएगा? या फिर कमजोर प्रतिरक्षा का उदाहरण है? या फिर एकाग्रता और स्मृति को कम करना? तो ये बहुत साधारण सा प्रश्न आपके सामने है कि नींद की अल्पावधि, मतलब नींद कम लेगा छात्र, तो वो क्या प्रभावित करेगा? बच्चे की नींद की कमी बच्चे के किस विकास को प्रभावित करेगी? तो उसमें सही आंसर हो जाएगा एकाग्रता और स्मृति को कम करना। यदि बच्चा नींद कम ले रहा है, तो वो कक्षा में एक एकाग्रता से नहीं पढ़ पाएगा, वो कक्षा में अपने पूरा 100% नहीं दे पाएगा, और एकाग्रता की कमी पाई जाएगी, और उसमें नींद की अगर कमी होगी, तो उसकी स्मृति कम हो जाएगी। जबकि वजन में वृद्धि नहीं होगी उसकी, उसकी कमज़ोर प्रतिरक्षा भी नहीं होगी, और मधुमेह का खतरा भी नहीं बढ़ेगा। तो ये तीनों आंसर कट जाएंगे, जबकि हमारा सही आंसर हो जाएगा कि अगर नींद कम होगी, तो कक्षा में नींद निकालेगा बच्चा ऑब्वियसली, और कक्षा में नींद निकालेगा तो उसके एकाग्रता भंग होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एकाग्रता की कमी और स्मृति को कम करना। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा में असमानता निम्न में से किस कारण कम हो गई है? मतलब पहले भारत में शिक्षा में असमानता थी, परंतु अब क्यों कम हो गई है, वो कारण हमें बताना है। क्या धार्मिक हस्तक्षेप के कारण, समाज सुधार के कारण, संवैधानिक प्रावधान के कारण, या फिर सांस्कृतिक विविधता के कारण? तो देखिएगा साथियों, समाज सुधार ये भी एक उचित आंसर हो सकता है, ये भी कुछ हद तक मतलब प्रभावित करता है, परंतु हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान हुए, उसी के अनुरूप भारत में शिक्षा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई, यानी शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होती गई। जब से संविधान में, देखिएगा संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य यानी सरकार क्या करे, बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान करे। और तो और 84वां संविधान संशोधन किया गया, 84वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया। 84वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 2003 में। और इसके द्वारा क्या किया गया कि उसको नीति निर्देशक तत्वों से मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया, और मूल अधिकार में शामिल होने के बाद मतलब राज्य का कर्तव्य हो गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक जितने भी बच्चे हैं, उनकी प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से की जाए, और शिक्षा ग्रहण करने का प्रत्येक बालक का अधिकार होगा। तो ये कब किया गया संशोधन? ये संशोधन किया गया 2003 में। और कौन सा संशोधन किया गया? तो 84वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में। और ये प्रावधान किया गया कि नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 45 से किस में लाया गया? अनुच्छेद 21 क में
21 क में क्या बना दिया गया, इसको मूल अधिकार बना दिया गया। 21 क बोले और अंग्रेजी में लिखें तो 21 ए। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत इसको मूल अधिकार बना दिया गया, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। और तो और इसके बाद सन 2009 में राइट टू एजुकेशन नाम का एक एक्ट लाया, सरकार के द्वारा एक एक्ट लाया गया, जिसमें क्या किया गया, बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई और प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकारी स्कूलों में की गई। तो आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। जो इसके बारे में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आरटीई कब लागू हुआ, तो आरटीई 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 से आरटीई भारत में लागू हो गया। तो आरटीई कब बनाया गया, 2009 में बनाया गया और 1 अप्रैल 2010 से आरटीई भारत में लागू है। तो जब से संवैधानिक प्रावधान हुए हैं तब से भारत में शिक्षा में जो असमानता थी, यानी पहले वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ने दिया जाता था, जो दुबले कुचले लोग हैं उनके विद्यार्थियों को नहीं पढ़ने दिया जाता था, वो संवैधानिक प्रावधान के द्वारा ये विशिष्ट प्रावधान किए गए संविधान में, जिसके द्वारा अब सभी बच्चे जो हैं शिक्षा ग्रहण करते हैं। और कौन सी, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से संवैधानिक प्रावधान जो है ये असमानता, शिक्षा के क्षेत्र में असमानता को कम करता है। अगला प्रश्न है एनआईओएस यानी एनआईओएस और शिक्षा की रिक्त स्थान एजेंसी का एक उदाहरण है। एनआईओएस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसका एनआईओएस का आपने नाम सुना होगा। एनआईओएस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी एक संस्था है जो औपचारिक शिक्षा और गैर औपचारिक शिक्षा देने का काम करती है। मतलब आप घर पे बैठे रहो और पढ़ाई करते रहो और परीक्षा देके आ जाओ, तो वो एनआईओएस मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग मतलब ओपन स्कूलिंग के लिए कार्य करता है एनआईओएस। तो ये एक संस्था है। आपने एक और नाम सुना होगा, इग्नू नाम सुना होगा। तो उसका कार्य है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये उच्च शिक्षा के लिए काम करता है। इग्नू जो है ये उच्च शिक्षा गैर औपचारिक। तो हमारे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहले एनआईओएस शिक्षा की रिक्त स्थान एजेंसी का उदाहरण है। एनआईओएस जो है वो कौन सी शिक्षा का उदाहरण है, तो वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी गैर औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा तो वो होती है जो हम विद्यालय में ग्रहण करते हैं और नियमित जाते हैं, मतलब रेगुलर रहते हैं। परंतु गैर औपचारिक शिक्षा वो होती है जो आप घर पे बैठकर पढ़ाई करो और परीक्षा देकर आ जाओ, तो वो गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। दूरस्थ शिक्षा भी हम उसको बोल सकते हैं। तो देखिएगा साथियों, एनआईओएस भारत में सबसे बड़ी ओपन स्कूल की एजेंसी है। एनआईओएस आपने नाम सुना हो, तो एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड का पाठ्यक्रम भी अभी चलाया जा रहा है। तो वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन एजुकेशन यानी ओपन स्कूलिंग। तो एनआईओएस एक ऐसी संस्था है जो ओपन एजुकेशन यानी गैर औपचारिक शिक्षा जो है देने का काम करता है। और अगर हम, ये तो हो गई प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की बात, और उच्च शिक्षा के अंतर्गत जो है वो कौन सा संस्था काम करता है, तो इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू जो है ये किसके अंतर्गत, ये उच्च शिक्षा के अंतर्गत काम करता है। और एनआईओएस जो है ये किसके अंतर्गत काम करता है, ये प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत काम करता है। तो ये एक कैसा संगठन है, तो ये गैर औपचारिक शिक्षा का काम करता है। इसी प्रकार से और भी संगठन है, जैसे कि एनसीटीई के बारे में पूछा जाता है। एनसीटीई का होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसका कार्यालय दिल्ली में स्थित है एनसीटीई। और एक होता है एनसीएफ 2005 भी बहुत बार परीक्षा में आता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, जिस समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल जी। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो हमारे एनआईओएस जो है वो किसका उदाहरण है, तो गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ये आता है। अगला प्रश्न है, ऐसे पारिवारिक और सामुदायिक संसाधन क्या हैं जिन पर बच्चे सामूहिक रूप से आकर्षित हो सकते हैं। तो ऐसे पारिवारिक और सामूहिक साधन बताने हैं जिनसे बच्चे सामूहिक रूप से आकर्षित होते हैं। तो सामूहिक रूप से मतलब समूह में आकर्षित होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से संसाधन हो सकते हैं, सदस्यता पूंजी,
संरचनात्मक पूंजी, राजकोषीय पूंजी या सामाजिक पूंजी? तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा सामाजिक पूंजी, क्योंकि जो सामाजिक पूंजी होगी उसी के अंतर्गत तो बच्चे सामूहिक रूप से भाग लेंगे, और सामाजिक पूंजी के अंतर्गत ही सामुदायिक संसाधन आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा कि सामुदायिक पूंजी जो होगी यानी सामाजिक पूंजी जो होगी उसके अंतर्गत सभी का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व रहता है। अगला प्रश्न है कि समस्या को सुलझाने की रणनीतियों में छात्रों को संलग्न करने और उनकी सोच को आगे बढ़ाने के तरीके क्या हैं? अवधारणा गठन, पूछताछ और व्याख्याओं का उपयोग, यानी बार बार प्रश्न को संबोधित करना। अगला है दोस्तों से अच्छे से बात करना, या फिर उन्हें अतिरिक्त कक्षेतर कार्य देना। तो इन सब में से हमें उचित विकल्प का चयन करना है कि समस्या को सुलझाने के लिए। प्रश्न को एक बार और पढ़ेंगे। समस्या को सुलझाने के लिए रणनीतियों में छात्रों को संलग्न करने और उनकी सोच को आगे बढ़ाने के तरीके क्या हैं? तो उनकी सोच को आगे बढ़ाएंगे और उनके समस्या समाधान के लिए अवधारणा का गठन होगा। उनके मतलब कॉन्सेप्ट जो होंगे, अगर उसके उनके समझ में नहीं आ रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट को हम फिर से समझाएंगे, उनसे पूछताछ करेंगे, और जो व्याख्या होती है जो हमने पढ़ाया है उसकी व्याख्याओं का उपयोग करेंगे, यानी व्याख्या करेंगे उस चीज़ की, तो उनको अच्छे से समस्या समाधान करने में मदद मिलेगी और उनकी सोच को आगे बढ़ाएगी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि उनकी कॉन्सेप्ट का गठन होगा, पूछताछ और व्याख्याओं का उपयोग। बाकी सभी आंसर गलत होंगे। अगला प्रश्न है कि समस्या से विशिष्ट की ओर बढ़ते हुए, सामान्य से विशिष्ट की ओर, समस्या तो अगले प्रश्न में था, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हुए किस प्रकार के तर्क की विशेषता बताई जाती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ना मतलब ये तर्क की एक विधि है। देखिए, दो प्रकार की होती है, एक तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ना और एक होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ना। मतलब हम एक सीढ़ी पे हैं अभी और अगली सीढ़ी पे बढ़ना, फिर उसके माध्यम से अगली सीढ़ी पर बढ़ना, फिर अगली सीढ़ी पे बढ़ना, तो ये होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। मतलब हम यहाँ इस सीढ़ी पे स्थित हैं अभी और अगली सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद अगली सीढ़ी पे जा रहे हैं, तो ये हो गई सामान्य से विशिष्ट। तो सामान्य से विशिष्ट में जो तर्क पाया जाता है वो सामान्य से विशिष्ट में डिडक्टिव रीजनिंग यानी निर्गमनात्मक यानी निगमनात्मक तर्क भी बोल सकते हैं इसको, और निर्गमनात्मक तर्क भी बोल सकते हैं। तो डिडक्टिव रीजनिंग जो पाई जाती है यानी निगमनात्मक तर्क, वो किस में पाया जाता है? सामान्य से विशिष्ट के अंतर्गत पाया जाता है। और विशिष्ट से सामान्य की बात आ जाए तो उसमें हो जाएगा आगमनात्मक तर्क। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको समझना है कि विशिष्ट से सामान्य की तरफ बढ़ते हैं, यानी पहले विशिष्ट बातें बता दी जाती है और उसके बाद फिर सामान्यकरण किया जाता है, तो वो होगा आगमनात्मक तर्क। जबकि जबकि पहले सामान्य बातें बताई जाती है और फिर विशिष्ट उदाहरणों की तरफ बढ़ा जाता है, तो वो होगा निगमनात्मक तर्क यानी डिडक्टिव थिंकिंग। तो अगला प्रश्न है, स्मृति का वह कौन सा भाग है जो वैसी सूचना संग्रहित करता है जिनकी सचेत रूप से जानकारी नहीं रहती है? देखिए, प्रश्न को एक बार और पढ़ेंगे। स्मृति का वह कौन सा भाग है जो वैसी सूचनाओं को संग्रहित करता है जिनकी सचेत रूप से जानकारी नहीं रहती है? तो दोहरी स्मृति होगा, स्पष्ट स्मृति होगा, अंतर्निहित स्मृति होगा, या फिर सुगढ़ स्मृति। तो दोहरी स्मृति होती नहीं है, स्पष्ट स्मृति नहीं होती है, सुगढ़ स्मृति नहीं होती है। होती क्या है? अंतर्निहित, जो व्यक्ति के अंतर मतलब अंदर जो निहित स्मृति होती है उससे मतलब पहले से जानकारी संग्रहित होती है, उसको हम बाहर फिर से बताते हैं, तो वो अंतर्निहित स्मृति के द्वारा हम ये कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, वह घटना क्या है जिसमें किसी शब्द या अवधारणा के पूर्व में संपर्क में आने के बाद स्मरण आसान हो जाता है? तो जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई सा भी प्रश्न है आपके, जैसे कि जिन पियाजे से संबंधित प्रश्न है, तो हमने उसकी पहले देख रखा है और फिर से हमारे संज्ञान में आता है वो प्रश्न, फिर से हमारे संज्ञान में जिन पियाजे आता है, तो हम समझ सकते हैं कि वो संज्ञानात्मक विकास दिया है उन्होंने। तो कोई चीज़ हमारे पहले संज्ञान में आई हुई है और फिर से वो चीज़ संज्ञान में आती है, तो उसे हम कहते हैं प्राइमिंग। क्या नाम दिया गया है उसको? प्राइमिंग। कोई भी चीज़ हमारे पहले कॉन्सेप्ट में आई हुई है और उसके बाद फिर उस चीज़ को देखते हैं हम और फिर वो चीज़ ताज़ा हो जाती है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो उसे प्राइमिंग के नाम से जाना जाता है। तो हमारे प्रश्न में भी यही पूछा था कि वह घटना क्या है जिसमें किसी शब्द या अवधारणा के पूर्व में संपर्क में आने से के बाद का स्मरण आसान हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? प्राइमिंग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस परीक्षा के संचालन के दौरान बच्चों को कहानी सुनने के लिए कहा जाता है? तो देखिएगा, यहाँ पर व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। व्यक्तित्व, कौन सी व्यक्तित्व की विधि है जिसमें पहले बच्चों को परीक्षण कर लिया जाता है और उसके बाद कहानी
सुनने के लिए कहा जाता है। परीक्षण से पहले कहानी के लिए बारे में बताया जाता है, यानी कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है। तो वो होगा बाल अंतर्बोध परीक्षण होगा, या फिर मिनेसोटा मल्टीफेस पर्सनालिटी इन्वेंट्री होगा, या फिर वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन होगा, या फिर विषय अवबोधनात्मक परीक्षण होगा। तो देखिए, अगर हम चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट की बात करें तो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा CAT, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, जो कि लियोपोल्ड बेलक द्वारा दिया गया है, और ये व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आता है। व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आता है। और अगर हम बात करें मिनेसोटा की, तो मिनेसोटा भी एक व्यक्तित्व का परीक्षण है। वेस्लर ने भी व्यक्तित्व का परीक्षण दिया है। और विषय आत्मबोधनात्मक परीक्षण यानी TAT, ये भी प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आता है। तो कौन सी विधि में पहले बच्चों को जो है पहले कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है, तो वो कहा जाता है चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट यानी CAT के अंतर्गत। बाल अंतर्बोध परीक्षण में क्या होता है कि पहले बच्चों को कहानी सुनाने के लिए दी जाती है। तो ये बाल अंतर्बोध परीक्षण, इसके जनक कौन हैं, तो इसके हैं लियोपोल्ड बेलक। कौन? बेलक ने जो है वो कौन सी विधि दी है, तो बाल अंतर्बोध परीक्षण लियोपोल्ड बेलक के द्वारा प्रस्तुत की गई है। और हम बात करें कि व्यक्तित्व मापन की विधियां, उससे पहले हम बात करेंगे इन तीनों के बारे में भी। तो मिनेसोटा ने भी मल्टीफेज पर्सनालिटी इन्वेंटरी यानी MMPI विकसित की है। वेस्लर ने भी इंटेलिजेंस स्कोर फॉर चिल्ड्रन यानी वेस्लर ने भी बुद्धि परीक्षण दिया है। मिनेसोटा ने भी पर्सनालिटी के अंतर्गत दिया है, और वेस्लर ने बुद्धि के अंतर्गत दिया है। देखिए, वेस्लर जो है ये बुद्धि से संबंधित है, जबकि मिनेसोटा जो है ये व्यक्तित्व से संबंधित है। और TAT यानी थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, इसके मॉर्गन एवं मुर्रे हैं। मॉर्गन एवं मुर्रे जो हैं इसके जन्मदाता हैं। तो ये भी एक प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आती है, जबकि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। तो देखिएगा, व्यक्तित्व मापन की विधियां पढ़ेंगे हम। व्यक्तित्व मापन की विधियां होती है, पहली होती है प्रक्षेपी विधि, जिसके अंतर्गत रोडशा शाही धब्बा परीक्षण, रोडशा शाही धब्बा परीक्षण आता है, यानी इंक ब्लॉक टेस्ट, ये हरमन रोडशा के द्वारा। और अगला है TAT यानी विषय आत्मबोधन परीक्षण, जिसका कौन है? मॉर्गन एवं मुर्रे। ये हम प्रक्षेपी विधियां पढ़ रहे हैं। दूसरा है बाल प्रसंगात्मक परीक्षण यानी CAT, बाल अंतर्बोध परीक्षण, जिसका कौन है? लियोपोल्ड बेलक। और आखिरी की जो विधि है वो SCT यानी वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो ये सभी जो हैं ये प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आती है। अगला है व्यक्तिनिष्ठ विधियां। देखिए, पहला तो हमने पढ़ा प्रक्षेपी विधियां, और दूसरी है व्यक्तिनिष्ठ विधियां। इसमें आती है आत्मकथा विधि, प्रश्नावली विधि, और व्यक्ति इतिहास विधि यानी केस स्टडी विधि, और साक्षात्कार विधि। ये जो होती है ये कौन सी? व्यक्तिनिष्ठ विधियां। जबकि अगली है तीसरी वस्तुनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत निरीक्षण विधि, समाजमिति विधि, और निष्पादन परीक्षण, ये जो होता है ये वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। ये क्या मापन की बात कर रहे हैं? तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि होती है, व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है, वस्तुनिष्ठ विधि होती है, और चौथी जो होगी वो मनोविश्लेषणात्मक विधियां। तो मनोविश्लेषण की जहां भी बात हो जाए वो वहां पर हमें फ्रायड लगाना है, ठीक है? नव फ्रायडवाद में नहीं, मनोविश्लेषणात्मक वाद की बात कर रहे हैं तो वहां पर फ्रायड। तो मनोविश्लेषणात्मक विधियां होती है, तो ये होती है स्वप्न विश्लेषण विधि और मुक्त साहचर्य विधि। तो देखिएगा, हमने व्यक्तित्व मापन की 4 प्रकार की विधियां पढ़ी है, 4 प्रकार की विधियां पढ़ी है। उसमें सबसे पहले प्रक्षेपी विधि, दूसरी है व्यक्तिनिष्ठ विधि, तीसरी है वस्तुनिष्ठ विधि, और चौथी है कौन सी विधियां? तो वो मनोविश्लेषणात्मक विधियां। तो ये आपके व्यक्तित्व से संबंधित कुछ विधियां थी। अगर आपको लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी स्वायत्तता किस की विशेषता है? मतलब शिक्षार्थी यानी जो बच्चा होगा, जो आपका स्टूडेंट होगा, उसकी स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता, वो स्वतंत्र कब फील करने लगा? क्या उसको औपचारिक शिक्षा दी जाएगी, क्या उसको पारंपरिक शिक्षा दी जाएगी, क्या उसको प्रगतिशील शिक्षा दी जाएगी, या फिर उसको समावेशी शिक्षा दी जाएगी? तो देखिएगा, ये शिक्षार्थी की स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्न है, तो यहाँ पर हमारे आंसर हो जाएगा प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्योंकि इसको निरंतर प्रगतिशील शिक्षा, जिसकी बात कौन करते हैं? जिसकी बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी, मौर्य मोंटेसरी, ये जो होते हैं जॉन डीवी, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा जॉन डीवी के द्वारा विकसित की गई। तो देखिए, पारंपरिक शिक्षा नहीं
आएगा यहाँ पर, क्योंकि पारंपरिक शिक्षा जो होती है वो पुराने ढर्रे से ही यानी रूढ़िवादी तरीके से दी जाती है, तो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। औपचारिक शिक्षा नहीं होगी, क्योंकि औपचारिक में अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही जा रहा है। और समावेशी शिक्षा में क्या होता है, समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को शामिल करके पढ़ाया जाता है। तो वो हमारे बात नहीं हो रही, बात किसके बारे में हो रही कि व्यक्ति को यानी शिक्षार्थी को स्वतंत्रता कब होगी, तो वो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति को स्वतंत्रता अनुभव होगी। अगला है रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट मापता है। तो रेवेन एक महोदय हैं, एक मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने इंटेलिजेंस यानी बुद्धि से संबंधित अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ये 5 वर्ष से लगाकर जो बूढ़े लोग हैं उनका व्यक्तित्व मापन का एक परीक्षण है, व्यक्तित्व नहीं सॉरी बुद्धि मापन का परीक्षण, बुद्धि का मापन करता है। तो 5 वर्ष से लगाकर जो 55 वर्ष तक यानी जो बूढ़े लोग हैं उन तक का भी बुद्धि मापन इनके द्वारा रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट के द्वारा इसको PMT भी बोला जा सकता है, PMT यानी प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट। और किसने दिया ये, तो ये दिया है रेवेन के द्वारा। और बुद्धि से संबंधित ये प्रश्न था, तो बुद्धि से संबंधित इन्होंने रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, ठीक है, प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट किसके द्वारा दिया गया, तो ये बुद्धि का दिया गया और रेवेन महोदय के द्वारा दिया गया। इन्होंने 5 वर्ष से लगाकर जो बूढ़े लोग तक होते हैं उनकी बुद्धि मापन से संबंधित एक परीक्षण दिया है। और ये अशाब्दिक था, अशाब्दिक था, ये शाब्दिक नहीं था, अशाब्दिक था। तो ये चीज़ें भी पूछ ली जाती है कभी कि रेवेन के द्वारा दिया गया कौन सा परीक्षण है, तो वो परीक्षण है प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट। और किससे संदर्भ में दिया गया, तो बुद्धि से संदर्भित दिया गया। और ये शाब्दिक है, ये अशाब्दिक है, तो ये अशाब्दिक की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 13वां, जिसमें पियाजे के अनुसार बच्चों का विकास रिक्त स्थान चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहा होता है। 4 प्रगति का बताए उन्होंने, मतलब पियाजे के द्वारा 4 स्तर बताए हैं। और पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो ये प्रश्न सामान्य सा है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो किसके द्वारा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो पियाजे, जीन पियाजे के द्वारा विकसित किया गया। तो जीन पियाजे की हम पुस्तकों की बात करें तो द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड 1923 में जो इन्होंने पुस्तक लिखी वो कौन सी है, द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड। तो ये पुस्तक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और इन्होंने जो अधिगम से संबंधित इनका टॉपिक है, सिद्धांत है, उसमें 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो ये तो प्रश्न में लिखा है कि 4 अवस्थाएं हैं, परंतु संबंधित किससे, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। और पियाजे ने पहली अवस्था जो बताई वो संवेदी पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसके अंतर्गत बच्चा 0 से 2 वर्ष तक रहता है, ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था की अगर हम बात करें तो ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक रहती है। कौन सी अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगली है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष तक रहती है। और चौथी आखिरी जो होगी वो होगी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी इसको जानते हैं। तो 12 वर्ष के बाद यानी 18 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक जो है बच्चा वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत रहता है। तो यहाँ पर पियाजे द्वारा 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई है, यानी 4 अवस्थाओं की चर्चा की गई है। तो इनका कॉग्निटिव थ्योरी यानी संज्ञानात्मक विकास से संबंधित था सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, परंतु बड़ा देख के घबराना नहीं है। और प्रश्न पढ़ रहे हैं हम, कई लोग जो उस समय जब वे सुन रहे थे कि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी जीवित थे, उन्हें ठीक से याद है कि वे कहाँ थे और वे क्या कर रहे थे। मतलब कोई बातें कर रहे थे, करते हो है ना, जैसे कि अपने भी बड़े बूढ़े बातें करते हैं तो कि मैं उस समय वहाँ था जब वो घटना हुई थी। तो प्रश्न में यही संदर्भित है कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी ना, तब लोग बातें कर रहे होते हैं कि जब राजीव गांधी मरा था ना उस समय मैं उस सिटी में था यार, वहाँ वो काम कर रहा था। तो ये इसी प्रकार का प्रश्न है, ये किस प्रकार की स्मृति को बताता है कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तब उन्हें ठीक से याद है कि वो क्या काम कर रहे थे। तो वो कौन सी स्मृति का हिस्सा है, तो पहला है पूर्व दीप्ति स्मृति, दूसरा है घोषणात्मक स्मृति, तीसरा है संवेदी स्मृति और चौथा है अर्थगत स्मृति। तो देखिएगा साथियों, जो वो फ्लैशबैक में जाते हैं तो वो पूर्व दीप्ति स्मृति यानी पहले वो घटना हुई थी वो उनको याद है, कोई मतलब ऐसी घटना
जो उनके जीवन में परिवर्तनकारी हो या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हो तो वो उनको याद रहती है। तो वो कौन सी स्मृति के द्वारा रहती है? पूर्व दीप्ति स्मृति। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो जो पुरानी घटनाएं यानी विशेष संदर्भ से संदर्भित हो तो वो घटना पूर्व दीप्ति स्मृति के अंतर्गत शामिल की जाती है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। देखिएगा साथियों, अगर आपके सही से नहीं दिख रहा है तो आप मोबाइल की क्वालिटी, आपके वीडियो इसमें आती है, यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है मोबाइल की क्वालिटी बढ़ाने का, तो क्वालिटी बढ़ा करके आप वीडियो देख लीजिएगा। सारे प्रश्न जो है ये महत्वपूर्ण है और इनसे संबंधित जो भी चर्चाएं की है वो सभी आपके लिए स्मरणीय बिंदु है। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और प्रश्न पढ़ते हैं अगला, शिक्षार्थियों को अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। कौन से शिक्षार्थियों को? साधारण, मंद यानी रिटार्टेड और प्रतिभाशाली या धीमे। तो देखिएगा साथियों, जो प्रतिभाशाली होते हैं उन्हें भी अपवादात्मक की श्रेणी में शामिल किया जाता है, जो स्लो होते हैं उनको भी किया जाता है, जो मंद होते हैं उनको भी किया जाता है, परंतु साधारण जो नॉर्मल होंगे उनको अपवाद स्वरूप नहीं रखेंगे हम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा साधारण, नॉर्मल। नॉर्मल छात्र जो होते हैं उनको हम अपवाद स्वरूप नहीं रखते हैं, जबकि इन तीनों को अपवाद स्वरूप रखते हैं। तो ये हमारे गलत आंसर होंगे, जबकि साधारण जो नॉर्मल छात्र होते हैं उनको अपवाद स्वरूप नहीं रखते हैं। तो आज के 15 प्रश्न हमने हल किए। इनसे संबंधित जितने भी बातें थी वो सब मैंने बताने की कोशिश की है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि, मुझे नहीं लगता कि त्रुटि है, परंतु किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, और आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो जो है पूरा देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।